हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 1983 में भारत सेमीकंडक्टर चिप बना रहा था। ताइवान ने तो चिप बनाना शुरू भी नहीं किया था। फिर हमारे प्लांट में आग लगती है या लगाई जाती है, जिसके बाद सब खत्म। नतीजा, आज हमारी मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम या मेडिकल मशीन्स हो गई, बैंकिंग हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह पर इंपोर्टेड चिप लगी हुई है। बस हमारी सप्लाई रोकने की देर है और आप अपने आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखते हो वो सब की सब बंद हो जाएंगी। इस समय पूरी दुनिया में एक साइलेंट युद्ध चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1800 में। और अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कहां से सेमीकंडक्टर्स की शुरुआत हुई, ये कैसे डेवलप हुए और कैसे एक के ऊपर एक डिस्कवरी ने हमें आज के सेमीकंडक्टर्स दिए। तो चलो खोदते हैं इतिहास की कब्र। सन 1800 की बात है। यूरोप के लोग पागलों की तरह रगड़ रगड़ कर एक दूसरे को करंट के झटके दे रहे थे। मतलब नया नया स्टैटिक चार्ज मिला था तो चार्ज भरा, एक दूसरे को छुआ, झटका लगा, मजा आया। लेकिन इस चीज के साथ एक दिक्कत थी, मतलब बस एक झटका और चार्ज खत्म। तब एक वैज्ञानिक ने यह सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई जुगाड़ बनाया जाए कि चार्ज कभी खत्म ही ना हो और लगातार मिलता रहे। और यहाँ पर एंट्री होती है पहले वैज्ञानिक की। नाम था अलेक्जेंडर वोल्टा। भाई ने बना दी दुनिया की पहली बैटरी, जिसका नाम था वोल्टिक पाइल। लेकिन उस समय दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि बिजली से चल सके। यानी बैटरी बनाकर तो तैयार कर ली, लेकिन बिजली का सामान तो था ही नहीं। तो बस वोल्टा का ये जुगाड़ अलग अलग वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट करने काम आता था। अब आए सैमुअल मोर्स। पेशा चित्रकारी, पेंटरगिरी, कलाकारी। ये भाई पेंटिंग के ट्यूशन लेने अमेरिका से यूरोप गया। अपने पीछे बीवी बच्चों को छोड़ गया। कुछ दिन बाद एक खत आता है। खत में लिखा था कि बीवी बीमार है। इसके बाद दूसरा खत आता है कि बीवी बहुत बीमार है। अब भाई ने फटाफट सामान बांधा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचा तो पता लगा कि बीवी को मरे हफ्तों गुजर चुके हैं। भाई अंदर से टूट गया। ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। इस धीमे कम्युनिकेशन की वजह से वो अपनी बीवी को अंतिम बार देख भी ना पाया। उसने सोचा कि अगर कम्युनिकेशन तेज होता तो वो समय से अपने घर पहुंच जाता। अब भाई ने सोचा पेंटिंग जाए भाड़ में, मैं इस धीमे कम्युनिकेशन की समस्या को ही खत्म कर दूंगा। और भाई ने ये काम कर दिखाया। कैसे? अब जरा ये सुनो। मोर्स ने वोल्टा की बैटरी ली, जोसेफ हेनरी का इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया और बस तार जोड़ दिया। एकदम कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई। अब इसी कटकट की आवाज से एक कोड बनाया गया, जिसमें डॉट और डैश का मतलब ABC यानी कि अल्फाबेट से रखा गया, और यही बना मोर्स कोड। इसके बाद भाई अपना आविष्कार लेकर अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस के पास गया। कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, कहा पेंटर बाबू चित्रकारी करो, ये इन्वेंटरगिरी में ना पड़ो। मोर्स 5 साल तक लगा रहा, अपने जुगाड़ को और बेहतर बनाया, जिसके चक्कर में कर्जा हुआ, पैसा खत्म और बिल्कुल हालत खराब। फिर यूएसए के पेटेंट ऑफिस के कमिश्नर ने मोर्स की सिफारिश लगाई और भाई को अपना एक्सपेरिमेंट साबित करने का मौका मिल गया। 24 मई 1884 यूएस कैपिटल बिल्डिंग से 71 किलोमीटर दूर बाल्टीमोर मोर्स कोड की मदद से एक संदेश भेजा गया, जिसके शब्द थे व्हाट हैथ गॉड रॉट, मतलब भगवान ने ये क्या कर दिखाया। जिस 71 किलोमीटर के सफर को करने में पूरा एक दिन लगता था, अब उस संदेश को भेजने में सिर्फ 1 मिनट लगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ एक समस्या भी थी और वो था तार का रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भेजे जाने वाला यह संदेश तार के रेजिस्टेंस की वजह से कमजोर हो जाता था, जिसकी वजह से बीच में रिले स्टेशंस को लगाना पड़ गया। अब क्योंकि ये सारे रिले स्टेशंस बैटरी पर चल रहे थे तो बार बार बैटरियों को बदलना पड़ता था। मतलब काम तो चल रहा था लेकिन आसान बिल्कुल नहीं था। और अब कहानी में एंट्री होती है एक मास्टर जी की। नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और इन्होंने ही पहली बार ये सोचा कि अगर तार से मोर्स कोड जा सकता है तो आवाज क्यों नहीं। अब भाई साहब के दिमाग में यहाँ पर एक ख्याल आता है कि भैया आवाज होती है वाइब्रेशन, अगर किसी तरह से इन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तार की मदद से भेजे जा सकते हैं, और फिर इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके वापस वाइब्रेशन में बदल दो तो ये आवाज में बदल जाएगा। यानी बिजली की मदद से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। इसके बाद भाई ने जो वैकेंसी निकाली और एक असिस्टेंट को रखा, जिसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसके बाद प्रयोग चालू कर दिए। इन्होंने एक कप लिया, उसके अंदर एसिड भरा, उसके ऊपर मेटल की एक फिल्म लगाई और उस फिल्म से एक सुई को लटकाया, और ये बना दुनिया का पहला टेलीफोन। जब पहली बार आवाज एक तार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर गई। अब इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, ये कैसे बना, ग्राहम बेल के दिमाग में ये आइडिया कहां से आया, चीजों को कैसे और क्यों जोड़ा गया, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको बताया तो वीडियो का रिदम टूट जाएगा। और जब बाद में मैं इसको बताऊंगा तो जिसका मन फिजिक्स समझने में ना हो वो इसे स्किप भी कर सकता है। तो भैया ग्राहम बेल की मदद से टेलीफोन बन गए, लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में अभी भी एक सवाल कीर्तन कर रहा था, और सवाल था ये कि आखिर तार जरूरी ही क्यों है? क्या बिना तार के हवा से सिग्नल नहीं भेजा जा सकता? ये बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब आया जर्मनी से। साल था 1879। जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हरमन वोन हेल्महोल्ट्ज अपने चेलो यानी कि स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देते हैं कि जाओ बालको, मैक्सवेल
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाओ। उन्हीं चेलों में एक हेनरिच हर्ट्ज नाम का लड़का था। उसने 2 तार का एक छल्ला बनाया जिसके बीच में थोड़ा सा गैप रखा, फिर उसे हाई वोल्टेज दी और उस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क कूद गया। अब उसने इसी छल्ले के बराबर में एक और छल्ला रखा जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था, लेकिन उस दूसरे छल्ले में भी स्पार्क कूद गया। अब जरा इसका मतलब समझिए, यहाँ पर बिजली एक तार से दूसरे तार में जंप कर गई, वो भी बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। यानी कि मैक्सवेल बिल्कुल सही थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा में ट्रेवल कर सकती है। अब हर्ट्ज ने यहाँ पर ये सोचा कि अगर ये चीज थोड़ी दूरी के लिए काम कर सकती है तो क्या ये जुगाड़ लंबी दूरी के लिए भी काम करेगा। और यही वो समस्या थी जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक आकर अटक गए। वैसे एक बोनस जानकारी भी दे देता हूँ, आज जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है यानी हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये अपने हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पर ही है, यानी हेनरिच हर्ट्ज के नाम पर है। अब हर्ट्ज की इस खोज के बारे में इटली के अमीर खानदान के एक लड़के को पता लगा। अब इस भाई का पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन न था, ये तो कभी यूनिवर्सिटी की चौखट पर मत्था टेकने भी ना गया, लेकिन भाई साहब पैसा इतना कि अपने घर में लैब बना रखी थी और खूंखार से खूंखार एक्सपेरिमेंट करता था। इस भाई का नाम था मार्कोनी, वही मार्कोनी जिसके ऊपर निकोला टेस्ला के पेटेंट चुराने का आरोप लगा था। अब देखो, अपन लोग उस तरफ नहीं जाएंगे कि कौन सही था कौन गलत था, आप आगे सुनिए। अब मार्कोनी ने पहली बार ये सोचा कि जिन वेव्स का जिक्र हर्ट्ज भाई ने करा है, क्या उनके जरिए मोर्स कोड को भेजा जा सकता है। मतलब अभी तक मोर्स कोड तारों की मदद से जा रहा था, तो मार्कोनी ने यह सोचा क्या मोर्स कोड को बिना तारों की मदद से भेजा जा सकता है, जिसमें मार्कोनी के सामने सबसे पहली समस्या ये आई कि सिग्नल सेंडर और रिसीवर के बीच में दूरी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद मार्कोनी ने विचित्र विचित्र तरह के एंटीना डिजाइन कर दिए, कोई छोटा था, कोई लंबा था, कोई मोटा था। लेकिन ये सब करने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि भैया जितना लंबा यानी कि जितना ऊंचा एंटीना होगा सिग्नल उतनी दूर जाएगा। अब 1895 में एक दिन मार्कोनी ने अपने चेले से कहा कि बेटा ये पकड़ एंटीना और लेकर इसको पहाड़ पर चढ़ जा, और जब मेरे द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीव हो तो गोलीबाजी कर दियो, ताकि उसकी आवाज से मुझे ये पता लग जाए कि मेरा सिग्नल तेरे तक पहुंच गया। अब चेला एंटीना लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और मार्कोनी ने तो अपने घर के अंदर वैसे ही ऊंचा सा एंटीना बना रखा था। अब मार्कोनी ने सिग्नल भेजा, गोली की आवाज आई, यानी कि मार्कोनी का जुगाड़ काम कर गया। अब मार्कोनी भागा भागा गया इटली की सरकार के पास और बोला ये देखो, अब हम बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेज सकते हैं, चलो जल्दी करो, फंडिंग लाओ, इसे बड़े स्केल पर करते हैं। भाई साहब इटली की सरकार भी पूरी खूंखार। मार्कोनी से बोली बेटा कौन सा माल फूके हो, कोई डिग्री है, कहीं फीस वीस का चढ़ावा चढ़ाए हो, कहाँ के इंजीनियर हो तुम, काहे के इंजीनियर हो तुम, ये तामझाम उठा, अपने घर जा, समय ना गवा, तुमसे पढ़े लिखे बहुत सारे यहाँ बैठे हैं। अब ये सब बोलकर मार्कोनी को रिजेक्ट कर दिया गया। मार्कोनी घर पहुंचा, माँ बोली बेटा तो इंग्लैंड निकल और चिंता ना करियो, फाइनेंस तेरे पिताजी से करवाएंगे, इसी दिन के लिए तो पैसे कमाए थे। अब मार्कोनी इंग्लैंड पहुंच गया, जान पहचान का फायदा उठाकर इंग्लैंड के पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स के सामने अपने जुगाड़ का प्रदर्शन किया। खबर लग गई इंग्लैंड की नेवी को और नेवी बोली ये लो भैया फंडिंग, ये जुगाड़ हमारे जहाज में लगा दो। अब मार्कोनी ने इंग्लैंड के शिप्स में अपना रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा दिया और इसके बाद बढ़ानी शुरू करी दूरी, पहले 6 किलोमीटर और उसके बाद इंग्लैंड से फ्रांस यानी कि इंग्लिश चैनल के बीच में संदेश को भेजा गया। और इस चीज की कामयाबी के बाद मार्कोनी ने कहा कि अब मैं इंग्लैंड से 3500 किलोमीटर दूर कनाडा में संदेश भेजूंगा। अब उस जमाने के जितने भी तुर्रमखा वैज्ञानिक थे वो सब बोले बेटा ये तो ना होता, धरती है गोल, सिग्नल चलता है सीधा, वो निकल जाएगा स्पेस में, तेरा तामझाम लटक जाएगा। अब मार्कोनी ने सोचा कि अपने कौन से जेब से पैसे लग रहे हैं, करके देखते हैं क्या पता चल निकले। और भैया तारीख थी 12 दिसंबर 1901, इंग्लैंड से कनाडा में संदेश को भेजा गया और कमाल ही हो गया, ये संदेश वहां रिसीव भी हो गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी कि मार्कोनी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन हर जगह एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? वेव्स तो बिल्कुल सीधी चलती हैं, तो ये गोल धरती पर आखिर मुड़ कैसे गई? अब उस समय तो इसका जवाब किसी के पास ना था, लेकिन बाद में जाकर हमें यह पता लगा कि धरती के अपर एटमॉस्फेयर में आइनोस्फेयर होता है जो सिग्नल के लिए मिरर यानी शीशे की तरह काम करता है, जिससे रेडियो वेव टकराकर जमीन की तरफ वापस आती है। और नीचे पानी भी शीशे की तरह काम करता है जो रेज को वापस रिफ्लेक्ट करता है, और इस तरह से टकराकर रेज इंग्लैंड से कनाडा तक पहुंच गई। जिसके बाद 1909 में मार्कोनी एक नोबेल प्राइज ले उड़ा और यहां से वायरलेस कम्युनिकेशन पैदा हुआ। अब वायरलेस सिग्नल तो तेज हो गया था, लेकिन एक नया दुख सबके सामने खड़ा हो गया, और ये दुख था लंबी दूरी तक इस सिग्नल को कैसे भेजें, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ सिग्नल वीक हो रहा था, यानी कि अब चाहिए था एम्प्लीफिकेशन। और यहीं से एक बात समझ में आई कि अगर एम्प्लीफिकेशन हो गया तो हम वायरलेस तरीके से मोर्स कोड ही नहीं बल्कि आवाज को भी भेज पाएंगे। और कमाल की बात तो यह है कि इस समस्या के पैदा होने से 20 साल पहले ही इसका समाधान खोज लिया गया था, जो एक टेबल की दराज के अंदर पड़ा पड़ा धूल खा रहा था। और अब सुनो इसकी कहानी।
देखो थॉमस एडिसन बल्ब को डिजाइन कर चुके थे, लेकिन कार्बन का फिलामेंट गर्म होकर छोटे छोटे कार्बन के कण छोड़ता था जो ऊपर जाकर कांच में चिपक जाते थे, जिसकी वजह से बल्ब पड़ता था काला, रोशनी हो जाती थी कम। अब एडिसन इन कणों को बल्ब के ऊपर चिपकने से रोकना चाहते थे, तो एडिसन ने इसी बल्ब में फिलामेंट के ऊपर एक मेटल की प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से कार्बन के कण उसमें चिपकने लगे और बल्ब का कांच बच गया। लेकिन फिर पता नहीं एडिसन के दिमाग में क्या आया, उन्होंने इस प्लेट से एक मीटर को कनेक्ट करा और देखा कि उस प्लेट में करंट आ रहा है, बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के करंट आ रहा है। अब उस जमाने में एडिसन को इसका कोई इस्तेमाल तो समझ में आया नहीं, तो उन्होंने इसे पेटेंट कराकर अपनी दराज में फेंक दिया। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के करंट कैसे जा रहा था? तो भैया देखो, जब फिलामेंट गर्म हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन उछलने लगे और कुछ इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से जाकर टकरा गए, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है यानी कि चार्ज मूव करता है, उसको करंट बोलते हैं। यानी कि ये करंट हीटिंग की वजह से पैदा हो रहा था। अब क्योंकि एडिसन ने ये खोज 1883 में की थी, तो उस जमाने में इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता ही ना था। फिर 1897 में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा, तब जाकर ये चीज समझ में आई कि एडिसन के बल्ब में आखिर हो क्या रहा था। और अब एंट्री होती है झूठे, मक्कार, नालायक, फ्रॉड, कोर्ट कचहरी के शौकीन, रंगीन मिजाज जीनियस की, यानी कि ली डे फॉरेस्ट की। भाई ने 3 शादी करी, तीनों फेल, दूसरों के पेटेंट चुराए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इन्वेस्टर का पैसा ले भागा, खुद का बिजनेस डुबो दिया। पर मजाल है एटीट्यूड में जरा सा भी फर्क आया, लेकिन ये बंदा था जीनियस, इसमें कोई शक नहीं। अब फॉरेस्ट ने यहाँ पर ये सोचा कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्लेट तक जाते हैं वैक्यूम में। अगर मैं बीच में कुछ लगाऊं जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सके, तो छोटे से इनपुट से बहुत बड़ा आउटपुट निकाला जा सकता है। और उसने यहाँ पर लगाया एक ग्रिड, यानी कि एक पतली सी वायर की जाली। कहां पर लगाई? एडिसन के द्वारा जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी, उसमें प्लेट और फिलामेंट के बीच में लगाई, और इसने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या कहानी हुई थी, मतलब फॉरेस्ट के जुगाड़ ने कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई किया था, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। अब फॉरेस्ट ने इसको नाम दिया ट्रायोड, और इसी चीज की वजह से 1915 में पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉल, यानी कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच में बात हो पाई थी। एक वैक्यूम ट्यूब ने एम्पलीफिकेशन की समस्या को खत्म कर दिया था। अब इसी वैक्यूम ट्यूब की वजह से 1906 में पहली बार रेडियो, मतलब रेडियो पर आवाज और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये उस जमाने में कमाल की डिस्कवरी थी। चलो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज और जान लो, जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायोड, ट्रायोड ये अकेले वैक्यूम ट्यूब नहीं थे, बल्कि इसके अलावा टेट्रारोड, पेंट्रोड, ये सब वैक्यूम ट्यूब की फैमिली से आते हैं। शायद ये आपको किताब में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब मैंने तो शायद किताब में, मतलब स्कूल कॉलेज की किताब में नहीं पढ़ा, तो मुझे थोड़ा लेट पता लगा, तो सोचा आपको जल्दी बता देता हूँ। अब आप इन वैक्यूम ट्यूब्स को ऐसे मान लो जैसे कार्स की फैमिली होती है ना, एसयूवी हो गई, सेडान हो गई, या स्मॉल ट्रक्स हो गए, ये सब गाड़ियों की फैमिली से आते हैं। ऐसे ही डायोड, ट्रायोड, टेट्रारोड, पेंट्रोड ये सब वैक्यूम ट्यूब की फैमिली से आते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स बनाए गए थे, यानी कि इन्हीं ट्यूब्स का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला कंप्यूटर ENIAC, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, ये बनाना संभव हो पाया था। पर भाई साहब ये एक बिल्डिंग जितना बड़ा था, जबरदस्त बिजली खाता था, इसका रोज कुछ ना कुछ फूक जाता था, लेकिन फिर भी क्योंकि कैलकुलेट कर सकता था, इसीलिए काम का था। अब वैज्ञानिक इस कंप्यूटर में दिमाग मार ही रहे थे कि भैया हिटलर ने पोलैंड को खड़का दिया और पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत अचानक से बढ़ गई। अब भैया फौज को रेडार चाहिए थे, एनिमी प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था, आपस में बातचीत करने के लिए, और कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर चाहिए थे दुश्मन के मैसेजेस को डिकोड करने के लिए। और ये सब कुछ ही वैक्यूम ट्यूब्स पर चल रहा था। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, जंगल में, डेजर्ट में, पानी में ये वैक्यूम ट्यूब्स काम ना कर सकती थी, इन्हें बदलना आसान ना था। एक ट्यूब गया, पूरा सिस्टम ठप हो गया, यानी कि मिलिट्री को चाहिए थी कोई छोटी चीज, और यहाँ पर एंट्री होती है बेल लैब्स की, यानी कि अमेरिकन टेलीफोन कंपनी का रिसर्च विंग की। ये इतनी खास है कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने 10 नोबेल प्राइज जीते हैं। दुनिया में कोई दूसरी कंपनी इसके आसपास भी ना आती। इस कंपनी ने दुनिया को ट्रांजिस्टर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी, लेजर दिया, सोलर सेल दिया, यूनिक्स दिया, और सी लैंग्वेज भी दी। आपको याद होगा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के समय पर एक रेडिएशन लैब बनाई गई थी, जिसका काम था ये पता लगाना कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उससे धरती का एटमॉस्फेयर ना जल जाए, यानी चेन रिएक्शन एटमॉस्फेयर को ना धर ले। अब इसी लैब के अंदर बेल के साइंटिस्ट और इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने मिलकर पहली बार
बार सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल बनाया और यही रेडार में इस्तेमाल हुआ। यानी कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव भी वर्ल्ड वॉर 2 ने ही रखी थी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और बेल लैब्स ने दुनिया के सामने एक नई चीज रखी जिसका नाम था सेमीकंडक्टर। आप इसे ऐसे समझो कि कंडक्टर होता है एक 8 लेन का हाईवे, बिना रोक टोक आराम से ट्रैफिक चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक कंडक्टर के अंदर बिना रोक टोक आराम से करंट बहता है। अब भैया एक दूसरा हाईवे है जिस पर रोड ब्लॉक लगा हुआ है, पार जाने का कोई रास्ता नहीं, ये हो गया आपका इंसुलेटर। अब एक तीसरा हाईवे है, ये भी 8 लेन का है लेकिन इसमें 4 लेन खुली है और 4 बंद है। अब ये हो गया सेमीकंडक्टर। लेकिन ये खास है क्योंकि इसके नियम बदल सकते हैं। यानी अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो आप लेन को बढ़ा सकते हो, लेन को खोल सकते हो, और अगर ट्रैफिक कम हो तो आप अपनी मर्जी से लेन को कम भी कर सकते हो। मतलब ना तो ये पूरी तरह से खुला है और ना ही पूरी तरह से बंद, पर ये हमारे इशारे पर काम कर सकता है और यही चीज इसे खास बनाती है। यानी कि अगर मुझे टेक्निकल भाषा में बताना हो तो सेमीकंडक्टर आपको करंट और वोल्टेज को मैनिपुलेट यानी कि कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये काम तो वैक्यूम ट्यूब्स भी कर रही थी, तो आखिर ये इतना खास कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो, करंट और वोल्टेज को वैक्यूम ट्यूब से भी कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन ये वो पहली चीज थी, यानी कि सेमीकंडक्टर वो पहली चीज थी जो बिना किसी मैकेनिकल पार्ट के, बिना किसी वैक्यूम के करंट और वोल्टेज को मैनिपुलेट कर सकती थी। अब यहाँ पर आप एक दूसरा सवाल भी सोच सकते हो कि चलो मान लिया कि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं था, कोई वैक्यूम ट्यूब भी नहीं थी, लेकिन काम तो अभी भी वही कर रही थी जो वैक्यूम ट्यूब करती थी, तो ये अलग कैसे हुई, खास कैसे हुई? तो भाई साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल चीजों का साइज एक लिमिट से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉलिड स्टेट मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आप इन्हें जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर लो। और यही कारण है कि आज के फोन और लैपटॉप यानी कि एडवांस कंप्यूटर्स इतने छोटे बनाना संभव हो पाया। अब सेमीकंडक्टर्स को समझने के बाद बनाए गए ट्रांजिस्टर्स, और एक राज की बात बताऊं भाई साहब, गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब ट्रांजिस्टर कोई अलग चीज नहीं है बल्कि खुद सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स ही हैं। ये अपने आप में ट्रांजिस्टर है। और अगर आपको क्लास 12 में फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है तो ये बात आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो कहीं तो गड़बड़ हुई है। जितना छोटा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम उतना ही छोटा होता चला जाएगा। और आज हम 2 नैनोमीटर तक पहुंच चुके हैं। एक तुलना के लिए बता रहा हूं, हमारा बाल यानी कि ह्यूमन हेयर 80,000 नैनोमीटर से लेकर 1 लाख नैनोमीटर की मोटाई का होता है, और हमने चिप बनाई है 2 नैनोमीटर। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या इस चिप को और छोटा बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्यों नहीं? तो देखो इसके पीछे भी थोड़ी सी फिजिक्स है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है जैक किबली और रॉबर्ट नॉइस की। भाई साहब इन्होंने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का निर्माण कर दिया, और इस चिप ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। और यही वो चिप है जो एक देश को आज तक जिंदा रखे हुए है। मतलब आपको क्या लगता है, अमेरिका, यूरोप और जापान आखिर ये ताइवान को चाइना से क्यों बचा रहे हैं, जबकि इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी के लिए ना करता, और अमेरिका जैसा मतलबी देश तो बिल्कुल भी ना करता। फिर ये सारे देश ताइवान को आखिर क्यों बचा रहे हैं? तो भाई साहब इसके पीछे भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए समझाता हूँ। देखो अमेरिका ने चिप बनाई, जापान ने एनईसी, हिताची, तोशिबा, फुजित्सु और मित्सुबिशी को $500 मिलियन देकर ये कहा कि उड़ा दो अमेरिकन कंपनीज की मार्केट को, और इन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी को कॉपी कर मारा। इन्होंने अमेरिका की कंपनीज से सस्ता माल बनाया और दुनिया भर में 70% मार्केट को कब्जा लिया। अब रोनाल्ड रीगन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने जापान के ऊपर टैरिफ ठोक दिया और जापान को मजबूर करा कि तुम अपने सामान की कीमत को बढ़ाओ, और जापान को मजबूरी में ये सब करना पड़ा। अब अमेरिका ने ये सोचा कि आज जापान कॉपी कर रहा है, कल को कोई और करेगा, आखिर मैं किस किस को रोकूंगा? भाई साहब टेक्नोलॉजी तो हर 2 साल में बदल रही थी, और एक चीज की फैक्ट्री लगाने में लगभग $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा हो रहा था। मतलब हर 2 साल में $2-3 बिलियन ऐसे ही खर्च हो रहे थे। यानी कि सीन कुछ ऐसा था कि अमेरिका रिसर्च में पैसा खर्च कर रहा था और दुनिया उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अमेरिका से ही सस्ता सामान बेच रही थी। और ये था अमेरिका का असली दुख। अब भैया ताइवान का दुख भी सुन लो, फिर बताता हूं कि ये 2 दुखियारे एक साथ कैसे बैठे। तो देखो ताइवान को हमेशा से चाइना के हमले का डर सता रहा था। अब ताइवान ने ये सोचा कि दुनिया भर की सप्लाई चेन में कोई ऐसी चीज उसके हाथ लग जाए जिसे बस वो बना पाए और दुनिया उसके ऊपर निर्भर हो जाए। और ऐसी स्थिति में अगर कभी ताइवान पर हमला होगा तो पूरी की पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक जगह रुक जाएगी। अब ताइवान को एक लड़के की याद आई, नाम था मॉरिस चैंग। ये MIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में
में डिग्री ले चुके थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड से पीएचडी की और फिर अमेरिका की उसी लैब में नौकरी करी जिसने पहली चिप को बनाया था। अब ताइवान ने इन्हें बुलाया और कहा, बेटा जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन ताइवान को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में खड़ा कर दो। अब मॉरिस ने ताइवान की सरकार से ये कहा कि हम बस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब दुनिया में कोई भी रिसर्च करे, कोई भी डिजाइन बनाए, हमारे पास लाए और हम उसे बनाकर दे देंगे, मतलब सामान बनाकर दे देंगे। हम अपना समय और पैसा रिसर्च और डिजाइन पर बर्बाद नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब इसका फायदा ये हुआ कि ताइवान का रिसर्च में लगने वाला पैसा बच गया, लेकिन वो सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पीस बन गया। अब इसमें सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फायदा था। अब किसी को कंपनी लगाने की जरूरत नहीं थी, बस रिसर्च करो, डिजाइन बनाओ और ताइवान को पकड़ा दो, वो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर आपको दे देगा। और ऐसे खड़ी हुई ताइवान की TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका आज दुनिया में 70 से 80% चिप मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा है। अब जरा आप ये सोचो कि अगर चाइना ताइवान को कब्जा ले, उस पर हमला कर दे या TSMC तबाह हो जाए तो दुनिया में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, जापान, इन सब की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और इसीलिए अमेरिका ताइवान को बचाता है, जापान ताइवान के लिए खड़ा है और यूरोप ताइवान को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसी को दुनिया ताइवान की सिलिकॉन शील्ड के नाम से जानती है, यानी कि TSMC ताइवान की रक्षा कर रही है। अगर TSMC ना होता तो अमेरिका ताइवान को कभी ना बचाता। और अब मैं आपको बताऊंगा भारत के बारे में, लेकिन भारत की कहानी बताने से पहले हमने जो पीछे फिजिक्स के सवाल छोड़े हैं, जरा उनके जवाब सुन लो, फिर जरा भारत के बारे में बताता हूँ। तो पहला सवाल यह है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आइडिया कहां से आया। देखो, बेल ने देखा कि साउंड होता है वाइब्रेशन। अब अगर ये वाइब्रेशन किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाए और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम तार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं और फिर वापस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल वाइब्रेशन में बदल दें, तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, क्योंकि करंट तार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब बेल ने ये काम किया कैसे, जरा ये सुनो। मान लो ये है कप, इस कप के ऊपर मैंने एक मेटल की फिल्म लगाई है, उस मेटल की फिल्म से एक सुई लटकाई है। अब इस कप के अंदर भरा है एसिड और ये सुई उस एसिड को टच कर रही है। अब इस फिल्म से एक तार मैंने निकालकर दूसरी जगह पर रिसीवर को दे दिया और इस कप के नीचे से एक तार टच करके बैटरी के एक टर्मिनल को जोड़ दिया। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो ऊपर की ये जो फिल्म है, डायफ्राम है, ये हिलेगा। अब क्योंकि ये डायफ्राम एक सुई से जुड़ा हुआ है तो वो सुई ऊपर नीचे होगी, और क्योंकि एसिड काम करता है कंडक्टर की तरह, तो जितनी ज्यादा सुई एसिड में ऊपर नीचे होगी उतना ही ज्यादा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा, और जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा उतना ही करंट की वैल्यू में बदलाव आएगा। और ये घटती बढ़ती करंट की वैल्यू तार की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है, और जब ये तार दूसरी जगह जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पर जाएगा। अब क्योंकि करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो जाहिर सी बात है इससे जुड़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी क्षमता में बदलाव आएगा, यानी जब करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी, जब कम होगा कम होगी। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट एक दूसरे डायफ्राम को हिलाएगी जो हवा में वाइब्रेशन पैदा करेगा, और हवा के वाइब्रेशन यही तो साउंड होता है। और इस तरीके से दुनिया का पहला टेलीफोन बनाया गया है ना, बिल्कुल कमाल। अभी तो आप आगे सुनो। अब जरा बात करते हैं कि वायरलेस सिग्नल को एम्पलीफाई कैसे किया गया। तो देखो, सबसे पहले एम्पलीफाई का मतलब समझो। मान लो आप एक फाटक पर खड़े हो और फाटक को ऑपरेट करने वाला भाई जब गियर्स की मदद से हत्था घुमाकर फाटक को उठाता है तो उसने अपने हाथ से बहुत थोड़ा फोर्स लगाया, लेकिन भारी भरकम फाटक खुल गया, यानी कि उसकी फोर्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया, यानी छोटे इनपुट से बड़े आउटपुट को निकालना, इसी को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब आप समझो फॉरेस्ट के जुगाड़ को। जो एडिसन ने ट्यूब बनाई थी उसमें एक फिलामेंट था, उस फिलामेंट के ऊपर एक प्लेट थी। अब फॉरेस्ट ने क्या काम करा, इस फिलामेंट और इस ट्यूब के बीच में एक ग्रिड लगा दी, जाली लगा दी। अब जैसे ही फिलामेंट को करंट दिया वो गर्म हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो जाली के थ्रू निकलकर प्लेट तक पहुंच गए और प्लेट पर करंट डिटेक्ट हो गया, जो कि नॉर्मल था। इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट पैदा होगा। लेकिन यहाँ से एम्पलीफिकेशन कैसे हुआ ये सुनो, ये बहुत ही कमाल है। अब ये जो जाली लगाई थी इससे फॉरेस्ट ने एंटीना को जोड़ दिया, और आपको ये बात पता होगी कि रेडियो वेव्स जब एंटीना से टकराती है तो करंट पैदा करती है, और जब ये करंट इस जाली तक आया तो इस करंट की एक पॉजिटिव साइकिल थी, एक नेगेटिव, और जैसे ही ये जाली पॉजिटिव हुई तो भैया फिलामेंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जिसका कारण था इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और जाली थी पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन ऊपर प्लेट तक गए, उस प्लेट में करंट बढ़ गया, और ये बढ़ा हुआ करंट ही एम्पलीफिकेशन था। अब ये ट्यूब ऑन ऑफ
स्विच की तरह भी काम कर रही थी, क्योंकि जाली पर जब नेगेटिव फेस आया तो चार्ज हो गए सेम, करंट का फ्लो बंद हो गया। यानी कि ये ट्यूब एक ऑन ऑफ स्विच की तरह भी इस्तेमाल हो सकती थी और छोटे से इनपुट को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई भी कर सकती थी। इसके बिना रेडियो सिग्नल इतना वीक था, इतना कम करंट पैदा करता था कि उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में वो सिग्नल ही खत्म हो जाता था। लेकिन एम्पलीफिकेशन के बाद यही सेम सिग्नल ज्यादा पावर से आगे ट्रांसमिट कर दिया गया और इस तरीके से लंबी दूरी का वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। अब जरा एक मिनट के लिए सोचो कि अभी मैंने आपको ये बताया कि यही ट्यूब ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम कर सकती थी। अब जरा आप ये सोचो कि जब स्विच ऑन होगा इसे मान लो 1 और जब स्विच ऑफ हो गया तो ये हो गया आपका 0। अब ये 0-1 क्या होता है? तो भाई साहब यही तो है बाइनरी सिस्टम और हमारे कंप्यूटर बाइनरी को ही तो समझते हैं, यही तो उनकी भाषा है। इसीलिए कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा गया। अब जितना छोटा होगा ट्रांजिस्टर उतना ही छोटा हो जाएगा कंप्यूटर, जो सेमीकंडक्टर्स के आने के बाद और भी तेज हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर हम चिप को कितना छोटा बना सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? तो जवाब है बिल्कुल है। 2 नैनोमीटर ही वो लिमिट है जिसके आसपास हम चिप को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब इससे छोटी चिप बनाना संभव नहीं है, जिसका कारण है क्वांटम टनलिंग। देखो नॉर्मल दुनिया में जब आप गेंद को दीवार के ऊपर फेंकोगे तो वो टकराकर वापस आएगी, लेकिन क्वांटम की दुनिया में यानी कि छोटी दुनिया में जब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं तब वहां पर नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स फेल हो जाते हैं। यानी कि क्वांटम दुनिया में अगर आप गेंद को दीवार पर फेंकोगे तो वो उसके पार निकल जाएगी। अब आप ये मानो कि एक ट्रांजिस्टर में दीवार है ऑन ऑफ स्विच, जब दीवार है तब करंट नहीं चलेगा यानी कि स्विच ऑफ रहेगा, लेकिन जब दीवार हटाई जाती है तब करंट चालू हो जाता है यानी सर्किट ऑन हो गया। लेकिन जब ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस दीवार के आर पार निकल जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रुकते नहीं हैं, उनका फ्लो बंद नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद नहीं होगा यानी कि करंट फ्लो होना बंद नहीं होगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और इसी लीकेज को कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। अब इस चीज का मतलब आम बोलचाल की भाषा में क्या निकलता है? तो भैया आपने बनाया एक ट्रांजिस्टर जो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम भी करता है, लेकिन आपने ट्रांजिस्टर को बनाया 2 नैनोमीटर जितना छोटा। अब आपने छोटा तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्वांटम टनलिंग शुरू हो गई यानी कि आप ट्रांजिस्टर से जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑफ करना चाह रहे थे, उन्हें रोकना चाह रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन उस दीवार के पार निकल गए, लीक कर गए, करंट रुका ही नहीं। और जब करंट रुका ही नहीं तो इस ट्रांजिस्टर का क्या फायदा जो ऑन ऑफ ही ना कर सके, यानी कि आपका मकसद ही फेल हो गया। तो इतना छोटा ट्रांजिस्टर बना के आपको फायदा क्या हुआ? कुछ भी ना। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ये एक फिजिकल लिमिट है कि इससे छोटा ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमने एक दूसरा तरीका निकाला जिसे कहते हैं 3D ट्रांजिस्टर। और ये उन बहुत सारे तरीकों में से एक है जिनकी मदद से कंप्यूटर तो फास्ट हो रहे हैं, उनकी कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ रही है, लेकिन ट्रांजिस्टर का साइज फिक्स हो गया है। अब ये 3D ट्रांजिस्टर क्या होते हैं ये फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो तो वैसे ही बहुत दिमाग चकराने वाली बन चुकी है। आप मोटा मोटी ये समझो कि ट्रांजिस्टर और भी तेज होते जाएंगे, यानी कंप्यूटर्स और भी तेज होंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर और छोटे नहीं होंगे। और आइए अब जरा भारत की बात करते हैं। देखो पहले तो एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी चिप बनाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि एक समय तो हम ताइवान से भी आगे थे। देखो साल था 1976, चंडीगढ़, भारत सरकार ने SCL यानी कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम की मोहाली में कंपनी खोल दी। हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी, अमेरिका से इंजीनियर्स को ट्रेन करवाया, मशीनें इंपोर्ट करी और 1983 में SCL चालू कर दी गई। उस समय भारत 4 माइक्रोन की चिप पर काम कर रहा था और ये वो समय था जब ताइवान में TSMC ये पैदा भी नहीं हुई थी। फिर 13 फरवरी 1989 को SCL प्लांट में आग लग गई या लगवा दी गई, ये आज तक राज है। जांच हुई तो पता लग गया कि भैया इस आग के पीछे शॉर्ट सर्किट था, जो कि कोई नई घटना नहीं है। जब भी किसी सरकारी दफ्तर में कुछ जलता है तो उसके पीछे शॉर्ट सर्किट ही होता है। अब फैब्रिकेशन प्लांट जल गया, डाटा खत्म, इक्विपमेंट खत्म, हमारी पूरी रिसर्च राख हो गई, हम आग को बुझा नहीं पाए और सब खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे भी बुरा था, क्योंकि इसके बाद भारत सरकार ने कहा भैया सेमीकंडक्टर्स को छोड़ो, इसमें क्या रखा है, ये सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। जबकि उस समय भारत के स्पेस प्रोग्राम को चिप चाहिए थी। जब हमें इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत थी तब हम चीजों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। हमें डिफेंस के लिए चिप चाहिए थी, हमारे बच्चों को कंप्यूटर्स चाहिए थे। अगर हमें ये समय से मिल जाता तो देर सबेर हम कुछ ना कुछ तो काम का जरूर बना लेते। इससे हमारे वैज्ञानिकों को एक्सपीरियंस मिलता। आप अपने चारों तरफ देखो जरा, आपका
मोबाइल, कंप्यूटर, घर में इस्तेमाल होने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, हमारी गाड़ियां, हॉस्पिटल की मशीन्स, बैंकिंग सिस्टम, देश की सुरक्षा, आज ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं? इन सब के अंदर चिप लगी है जो हमारी नहीं है। एक चाइना ताइवान का युद्ध दुनिया की टेक्नोलॉजी का गला घोटने की ताकत रखता है। दुनिया एआई के पीछे भाग रहा है, चाइना भी दौड़ रहा है, लेकिन चाइना के पास एनवीडिया की एडवांस चिप नहीं है, क्योंकि यूएसए ने चाइना की तरक्की को रोकने के लिए इन पर बैन ठोक रखा है। अब चाइना चिप बनाने की टेक्निक खुद डेवलप कर रहा है, और अगर चाइना कामयाब हो गया, जो कि वो 6-7 साल के अंदर हो जाएगा, तो भैया सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर ही टूटेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करते ही अमेरिका के प्रतिबंध बेकार हो जाएंगे, क्योंकि चाइना को कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसके बाद चाइना इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा कि कोई भी दुनिया में कोई भी उसे टक्कर ना दे पाएगा, और इसके बाद ताइवान हाथ से जाएगा। और अगर एक बार ताइवान गया तो चाइना का पूरा ध्यान भारत पर, यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर आएगा। ये चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये सेमीकंडक्टर चिप हमारी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देश के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। आज तो अमेरिका ने चाइना की सप्लाई रोक रखी है, कल को अगर हमारी रोक दी तो भाई साहब, भारत की मिसाइल में इंपोर्टेड चिप है, हमारे रेडार में इंपोर्टेड चिप है, हमारे प्लेन्स में इंपोर्टेड चिप है। अगर सप्लाई बंद होती है तो ये सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे, हमारे देश का पूरा सिस्टम क्रिपल कर जाएगा। आज भारत के पास सुनहरा मौका है, अभी चाइना फंसा हुआ है। अगर हम इकोसिस्टम बनाएं, टैलेंट की पाइपलाइन बनाएं, तो हम अपने और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी के इस गैप को कम कर सकते हैं। अब ये सब करने के लिए भारत को क्या चाहिए, ये सुनो। देखो, सेमीकंडक्टर प्लांट को पानी चाहिए, बिल्कुल साफ पानी, इतना साफ कि हमारे घर में आरओ का सबसे प्योर आने वाला वाटर भी उसके सामने फीका हो। इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए, 1 सेकंड का भी कट ऐसे प्लांट में नहीं लग सकता, क्योंकि एक कट के अंदर हजारों वेफर खराब हो जाएंगे, यानी कि हजारों चिप्स बर्बाद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज, हमें इंसान चाहिए, पर वो इंसान नहीं जो रट्टा मार और कॉलेज पार वाले सिस्टम से निकले हों, जिनकी डिग्री की कोई वैल्यू ना हो, जिसके पीछे कोई नॉलेज ना हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम कर सके, जो मशीन्स को समझे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हमें एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, और ये बनाने में समय लगेगा, लेकिन बनाना तो असंभव ना है। हम 1983 में ये कर चुके हैं, जब TSMC थी भी ना, उस समय हम चिप बना चुके हैं। अब सवाल ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या इस बार हम उस आग को रोक पाएंगे जिस आग ने 1983 में हमारा भविष्य जलाया था। अब बस हमारे पास 5-6 साल का ही मौका है। अब अगर नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और मुझे उम्मीद है जिनको ये बातें समझ में आनी चाहिए वो इसे समझ पाएंगे। बाकी हमें जो काम आता है भाई साहब, हम तो करते जाएंगे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।